हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टेक से उड़ान ऑफिशियल। मैं गौरव बांगा लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 4 और डे 4 की वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और एडवांस कमांड्स देखेंगे। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 3, 2, 1 तो वो जाके देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। और कुछ और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि मैं वीक में 3 वीडियोस लेके आऊँगा, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वीक में 2 ही वीडियो लेके आ पाऊँगा। क्योंकि उसका रीज़न्स ये है कि हम वीडियो डालते हैं बट जितना सपोर्ट हमें चाहिए न्यू वीडियो बनाने के लिए उतना आपकी साइड से नहीं मिल पा रहा, ठीक है। क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर जाके एक वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। तो मैं 2 ही वीडियो लेके आ पाऊँगा। अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम के बाद से 3 वीडियो लेके पर वीक आ सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। लिनक्स फॉर डेवऑप्स डे 4 जो हम एडवांस कमांड देखने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि लॉगिन रिलेटेड सबसे पहली जो चीज़ है SSH सिक्योर शेल, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। तो सिक्योर शेल होता क्या है और इससे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अगर आपको इमेज दिख रही है तो बेसिकली इसमें क्लाइंट और सर्वर की बात की गई है, जो कि मैंने लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 1 में भी बताया था। जो क्लाइंट है बेसिकली मान के चलिए, ये जो क्लाइंट है ये इसका जो सर्वर है वो मुंबई बेस्ड है या US बेस्ड है, कहीं पे भी इसका सर्वर है। जो डेटा सेंटर है वो काफ़ी दूर है इससे, जहाँ जिस लोकेशन से कनेक्ट करना चाहता है तो वो किसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकता है, वो SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। बट SSH को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो पोर्ट नंबर होता है 22। बिना पोर्ट नंबर 22 के आप SSH को कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी सर्वर को SSH के थ्रू, सिक्योर शेल के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। और पोर्ट के अलावा जो नीड होती है SSH को, वो होती है बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। ये 2 की होती हैं जिसके बिहाफ पे आप कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर, यानी EC2 जो हम करने वाले हैं उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने इंस्टेंस बनाना सीखा था अमेज़ॉन में AWS EC2 का, तो उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमने की पेयर जनरेट किया था, ठीक है। की पेयर जनरेट करते वक्त एक कमांड रन होती है बैकग्राउंड में SSH की जनरेशन की, जिसमें 2 फाइल डाउनलोड होती है। फर्स्ट होती है प्राइवेट फाइल, प्राइवेट की, सेकंड होती है पब्लिक की, ठीक है। जो प्राइवेट की होती है वो होती है क्लाइंट के सर्वर, मतलब क्लाइंट के सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे जिससे वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और पब्लिक की जो सेव हो जाती है वो हो जाती है आपके सर्वर पे EC2 पे। तो जो प्राइवेट की है वो किसके पास होगी, जो कि रिक्वेस्ट भेज रहे हैं SSH की कनेक्ट करने के लिए, और पब्लिक की होती है हमेशा जिसके पास रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि जो सर्वर है उस वहाँ पे पब्लिक की उसके पास स्टोर रहती है। तो अगर मैं बात करूँ अब डिस्क यूसेज की, ठीक है, DF जो है, ठीक है, डिस्क फाइल। तो डिस्क फाइल से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ SSH को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे CMD मेरा ओपन है यहाँ पे, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ CMD ओपन करके। देखिए, सबसे पहले आपको आना है जिस जगह पे, मतलब जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में अपने वो PEM फाइल जो है आपकी प्राइवेट की फाइल जो डाउनलोड हुई थी उसमें आना है। पहले आपको नेविगेट करना है, फिर आपको उस फोल्डर में आना है, फिर आपको कमांड लिखनी है कनेक्शन की, SSH-I, फ्लैग देना है यानी पाथ देना है आपकी की का, aws.pem EC2, यूज़र नेम देना है आपको, @IP एड्रेस देना है और कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्ट हो गया। अब हम क्लियर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी कहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं मुंबई की बात क्यों कर रहा था
ये देखिए जो सर्वर है मुंबई बेस्ड है, आपका कहीं का भी हो सकता है बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको आईपी एड्रेस वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो आप इंस्टेंस पे जाएंगे, ये देखिए ये आईपी एड्रेस है जिससे हमने अभी कनेक्ट किया है। साथ में आप कनेक्ट करते हैं अगर, तो SSH क्लाइंट के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। आप SSH क्लाइंट अगर ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप सारे विंडोज़ के अंदर मोस्टली अवेलेबल होता है SSH क्लाइंट। तो आप SSH लिखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। साथ में प्राइवेट की फाइल को लोकेट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आप ये कमांड रन करेंगे। अगर आप ये कमांड रन करते हैं chmod, मतलब परमिशन देते हैं आप पैम फाइल को, उसके बाद आप डायरेक्टली ये कमांड रन कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर फर्स्ट कमांड। तो df की जो मैं बात कर रहा हूँ, df मतलब डिस्क फाइल। अब देखिए कुछ फाइल सिस्टम्स हैं यहाँ पे जो कि ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्पेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डेव टेम्प्रेरी फाइल्स है, वो इतना स्पेस यूज़ कर रहा है। टोटल स्पेस उसका कितना है, ब्लॉक्स टोटल कितने हैं, जिसमें से यूज़ कितना है और अवेलेबल कितना है, और परसेंटेज ऑफ यूसेज कितना है, 0% है, ठीक है। टेम्प्रेरी फाइल्स का कितना है देख रहे हो आप, टोटल कितना है, यूज़ कितना है, अवेलेबल कितना है। ऐसे ही अदर फोल्डर्स हैं, उसका आपको दिख रहा होगा कि टोटल कितना है, यूज़ कितना है और अवेलेबल कितना है। इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट अगर बोलते हैं, तो उसमें अगर आपको देखना हो, ईजिली अंडरस्टैंड कर सको आप, तो df-h करेंगे आप, तो इसमें आप देख सकते हो कि सेम चीज़ें आपको आ रही है, लेकिन आप देख पा रहे हो कितने MB अवेलेबल है, मतलब कितना टोटल MB है। जैसे 4 MB इसका है, 475 MB टेम्प्रेरी फाइल्स का है, ठीक है, 190 MB इसका है। सबसे ज़्यादा है 30 GB, जिस पे हमारा मेन सर्वर रन हो रहा है, जो सारी फोल्डर्स वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हो रहे हैं, ठीक है। इस फोल्डर में 8.9 GB यूज़ किया हुआ, अवेलेबल 22 GB या 30% यूज़ हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद DU मतलब होता है डिस्क यूसेज, और DF का डिस्क फाइल। तो DU का मतलब है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, DU बेसिकली किसी फोल्डर के बारे, पर्टिकुलर फोल्डर के बारे में कि वो कितना स्पेस अकड़ कर रहा है, कितना स्पेस यूज़ कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आप DU यूज़ करते हैं। डॉट लगाएंगे तो देखिए कितने सारे फोल्डर्स जो हमने क्रिएट करे थे उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। अब देखिए जैसे न्यू फोल्डर है, वो कितना स्पेस ले रहा है, कितने बाइट्स खा रहा है, कितने बाइट्स अक्कर कर रहा है, कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स कितना ले रहा है, ये फोल्डर कितना ले रहा है, बैकअप्स फोल्डर कितना ले रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और अगर आप ये डॉट 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 करके आप देख रहे हो, ये होती है हिडन फाइल, जैसे डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, तो ये हिडन फाइल्स है। उसको अगर आपको देखना हो तो ls-a करेंगे तो आपको हिडन फाइल्स भी दिखेंगी जिसके आगे डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे DUAH है, ठीक है, आपको ऑल फाइल्स और फोल्डर्स देखने हैं, ठीक है, उनका साइज़ देखना है तो आप देख सकते हो। अब PS जो है और टॉप कमांड, सबसे पहले मैं टॉप कमांड बताता हूँ। जितने भी ऑल प्रोसेस जितने भी हैं, वो सारे अगर आपको देखने हो कि कितना आपका CPU यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, प्रोसेसेस कौन कौन से है, कौन सी प्रोसेस ID पे चल रही है, तो उसके लिए टॉप कमांड होता है। अब टॉप कमांड अगर आप दोगे तो देखिए प्रोसेस ID है कि प्रोसेस ID 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, रूट है, जैसे कितना CPU यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका कमांड क्या है बेसिकली, MySQLD, systemd, ठीक है, kthread, rcugp, ऐसे करके ये सारी प्रोसेस ID आपको दिख रही हैं, सारी कमांड्स दिख रही हैं, कितना CPU यूज़ हो रहा है वो भी दिख रही है, ठीक है। कितनी % मेमोरी यूज़ कर रहा है वो भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्विट करने के लिए सिंपल Q प्रेस करेंगे और क्विट हो जाओगे आप। अब सेम अगर मैं PS की बात करूं तो PS होता है जो बैश कमांड होती है, वो किस प्रोसेस ID पे रन कर रही है वो आपको जानना है, तो आप PS का यूज़ कर सकते हो। और स्पेशल PS जो है आपकी कमांड, वो किस प्रोसेस ID पे, उसके लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा है F यूज़र बेसिकली जनरली मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यूज़र डॉट, आप देखिए
पर्टिकुलर जो होम EC2 यूज़र है वो किस फाइल सिस्टम पे रन कर रहा है, ये अगर आपको जानना है, ठीक है, तो वो आप उसके लिए एफ यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? अब फाइल सिस्टम बेसिकली अगर आप देखें तो एक नेस करके होता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। और ऐसा ही एक चीज़ EC2 में होता है। EC2 में जैसे जो नेटवर्क ऐसे अटैच स्टोरेज है वो फाइल सिस्टम्स पे रन करता है। तो EC2 जो होता है उसमें भी काफ़ी सारे फाइल सिस्टम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो एफ यूज़र उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। एफ यूज़र जो होता है, जो फाइल सिस्टम EC2 जैसे उसके साथ जितने भी अटैच्ड फाइल सिस्टम्स है उनके बारे में आपको बताएगा। अब किल करना है अगर आपको कोई प्रोसेस, तो दो कमांड है बेसिकली, एक हो गया नॉर्मल किल और एक हो गया फोर्सफुली किल करना है आपको। अगर कोई चीज़ नॉर्मल किल के अंदर आपको किल साथ में प्रोसेस आईडी देनी है, ठीक है। जैसे आप टॉप लिखेंगे, जितनी भी आप प्रोसेस आईडी है ये अगर आप देते हो किल के साथ तो वो कमांड किल हो जाएगी, अगर आपको परमिशन है तो। मैं आपको दिखाता हूँ, क्यू प्रेस किया, किल प्रोसेस आईडी में लिखता हूँ 85। देखो नो सच प्रोसेस, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। अगर होगी तो उसको, अगर जैसे किल 25 नो सच प्रोसेस, ठीक है, अगर होती तो वहाँ किल हो जाती है, अगर परमिशन होती तो। जैसे अगर मैं बात करूँ किल, ठीक है, अगर -9 फोर्सफुली, मैं इसको 20, देखो ऑपरेशन नॉट परमिटेड, प्रोसेस है ये 20 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको किल करने की हमें परमिशन नहीं है। बेसिकली किल क्यों किया जाता है? देखो जब आप CPU यूज़ हो रहा है, जितना परसेंट CPU यूज़ हो रहा है, तो वो CPU जब ओवरलोड हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा यूसेज लेने लग जाता है, जैसे 100% CPU में से 95% CPU यूज़ हो रहा है, 100% यूज़ हो रहा है, तो सिस्टम क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, क्रैश करने लग जाता है, ओपन नहीं होती है वेबसाइट्स। तो इसके लिए प्रोसेस को किल करना होता है, लेकिन किस प्रोसेस को करना है इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अब नो हुक, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नो हुक से पहले हम एक बार फ्री कमांड देखते हैं। फ्री क्या बताता है? जितनी रैम, जो मेमोरी है वो कितनी अवेलेबल है, अभी टोटल कितनी है, यूज़ कितनी हो रही है, फ्री कितनी है, शेयर्ड में कितनी है, कैशे अवेलेबल, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। और फ्री एच क्या करेगा, आपको सेम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उस बारे में बताएगा कि टोटल 949 MB है, 709 MB यूज़ हो रही है, 59 MB ही है, 64 शेयर्ड में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री एच बताता है। अब नो हुक जो होगा बेसिकली, देखो पहले मैं देखता हूँ कि नो हुक है हमारे पास या नहीं। देखो नो हुक ऑलरेडी है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ, ठीक है। अब जैसे देखिए नो हुक होता क्या है बेसिकली, पहले आप ये जान लीजिए। नो हुक बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऐप्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ऐप्स को मैनेज करने के लिए, जैसे ऐप्स है उसमें लॉग्स का डेटा आ रहा है, अब लॉग्स को अगर किसी एक फाइल में उनको स्टोर करना है, अलग अलग फाइल्स नहीं देखने की, इसका लॉग्स अलग है, मतलब लॉग्स आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ का लॉग्स इसमें आ रहा है, फिर उसका दूसरी फाइल में आ रहा है, तो एक ही फाइल में अगर उसको स्टोर करना है तो इसलिए नो हुक का यूज़ करते हैं। और वो कैसे स्टोर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नो हुक फ्री -h, देखो इग्नोरिंग आउटपुट एंड अपेंडिंग आउटपुट टू नो हुक डॉट आउट के अंदर जो फ्री -h जो कमांड का रिस्पॉन्स है वो नो हुक डॉट आउट के अंदर सेव हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आ चुका है। अब एक चीज़ और, ये तो एक स्टोर हुआ है, एक कमांड आपने रन करी, ठीक है, वो स्टोर हो गया। अब और लॉग्स आ रहे हैं, वो कैसे करेंगे, तो नो हुक df-h, सेम चीज़ हुई, इग्नोरिंग इनपुट एंड अपेंडिंग आउटपुट, जो df-h का जो आउटपुट आया वो उसने अपेंड कर दिया इसके बाद, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पहले ये हमारे पास था,
अब जो इसका आउटपुट है df-h का, वो यहाँ पे आ गया इसके बाद, जस्ट बाद, ठीक है। तो नो हुक ये काम करता है। उसके बाद फ्री और फ्री एस हम देख चुके हैं। अब VM स्टैट क्या होता है? VM स्टैट होता है वर्चुअल मेमोरी का स्टैटिस्टिक्स, वर्चुअल मेमोरी के बारे में जानने के लिए कि कितनी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, ठीक है। वो अगर आपको जानना है तो आप VM स्टैट का यूज़ करते हैं, जैसे VM स्टैट। तो देखिए फ्री कितनी है, स्वैप में कितनी है, कैशे में कितनी है, वो जानने के लिए। अब कुछ होती है कि आपको अगर जाननी है एक्टिव और इनएक्टिव कितनी है, वो अगर आपको जाननी है तो वो आप कैसे जानेंगे? VM स्टैट -a करेंगे तो इसमें आपको एक्टिव स्टेट में कितनी है मेमोरी और इनएक्टिव स्टेट में कितनी है वो भी पता चल जाएगा। अब एक कमांड ऐसी है जो कि मैंने आपको बताई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हमने कुछ पिछली कमांड्स देखी थी पिछली क्लासेस में, उसमें हमने एक हेड और टेल देखा था। अब नो हुक में उसका कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अब नो हुक डॉट आउट करके हमारे पास फाइल ऑलरेडी है, तो अब उसका यूज़ कैसे करेंगे? देखिए अब हेड क्या करता है आपको पता है कि टॉप की जो 10 लाइन्स है वो दिखाता है। अब हेड नो हुक डॉट आउट, अब देखिए इससे टॉप 10 लाइन्स दिखाती है। अगर आपको 5 लाइन देखनी है तो हेड नंबर ऑफ लाइन्स के लिए -n 5 नो हुक डॉट आउट, देखो 5 आ गई। अब सेम टेल क्या करेगा? टेल नीचे की 5 लाइन दिखा देगा, अगर 5 होगी तो, अगर 4 होगी तो सिर्फ 4 ही दिखाएगा। 5 नो हुक डॉट आउट, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये टेल में आ गई है, ठीक है। तो हम कुछ और एडवांस कमांड की बात करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं लिनक्स फॉर डेवऑप्स की कुछ सिस्टम लेवल कमांड्स होती हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले सिस्टम लेवल कमांड्स अगर मैं बताऊं, उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जो एक डेवऑप्स इंजीनियर है, मान के चलिए एक डेवऑप्स इंजीनियर है, एक नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, उसको ये कमांड्स जानने से पहले पता होना, जैसे कोई भी डेवऑप्स इंजीनियर है वो लिनक्स का सिस्टम ऑन करता है, तो ऑन करने के बाद उसको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, किस सिस्टम को उसने लॉगिन किया है, कौन से प्लेटफॉर्म को लॉगिन किया है, कब लॉगिन किया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसमें, ठीक है, लास्ट लॉगिन कब किया, कितने यूज़र्स हैं उसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए, ठीक है। पता होने के बाद आप जैसे वो कैसे पता करेगा, कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो अगर हम CMD पे चलते हैं, अपना क्लियर करें हम, तो सबसे पहले अगर आप देखो यूनेम, करंट यूज़र मतलब करंट जो प्लेटफॉर्म है, आप सिस्टम इन्फो बताता है कि करंट प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यूनेम हम लिखेंगे, तो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स का प्लेटफॉर्म अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। अगर मैं आपका मैक ओएस है अगर, ठीक है, तो मैक ओएस जो है वो डार्विन बेस होता है, तो डार्विन बेस पे अगर आप मैक ओएस के अंदर सेम चीज़ यूनेम लिखते तो वो डार्विन दिखाता है वहाँ पे, ठीक है। और यूनेम में इसमें लिख रहा हूँ लिनक्स का सिस्टम है तो इसलिए लिनक्स दिखा रहा है, ठीक है। अब अप टाइम मैं कुछ बताता हूँ पहले। अप टाइम का मतलब होता है कि आपका सिस्टम कब से चल रहा है, कितना टाइम हो गया उसको चलते हुए, कितना लोड है, कितने यूज़र ने करेंटली लॉगिन किया हुआ है, कितने यूज़र्स हैं आपके सिस्टम पे। देखिए ये 8:26 दिखा रहा है, UTC होता है यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, जो आपका US वगैरह का टाइम है वो शो कर रहा है वहाँ पे। 2 घंटे 29 मिनट हो गए हैं रन होते हुए सिस्टम को। एक यूज़र है सिंगल, जो सिंगल यूज़र अभी चल रहा है, ठीक है। लोड का एवरेज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा लोड ले ही नहीं रही है, ठीक है। जो CPU वगैरह है बिल्कुल स्टिल वो आपका कुछ भी लोड नहीं ले रहे हैं अभी। तो डेट हमने आपको बताया था, डेट अगर आपको देखिए सिंपल डेट टाइप कीजिए, तो डेट टाइप कीजिए करेंगे तो सेम आपका UTC पे दिखा रहा है वो आपको, ठीक है। आज 24 है बट वो 23 दिखा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग। अब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं, हु दिख रहा होगा आपको और हु एम आई, उसमें क्या है,
अगर आपको हु जानना है तो हु में आपको पूरी डिटेल्स आती है यूज़र की। जैसे आप हु लिखते हैं तो हु में जो करंट यूज़र है उसकी पूरी डिटेल आएगी कि उसने लॉगिन कब किया है। देखिए अब जैसे EC2 यूज़र है, ठीक है, उसने लॉगिन कब किया था, 23 तारीख को किया था, ठीक है, 23/5/2024 को 6:25 पे, और कौन सी IP से किया था उसके बारे में पूरी डिटेल बताता है यूज़र के बारे में, कब लॉगिन किया था, किस टाइम किया था, कौन सी IP से किया था, सारी चीज़ बताएगा। हु एम आई जो बताएगा वो बताएगा सिर्फ करंट लॉग्ड इन यूज़र का यूज़र नेम क्या है, ठीक है, मतलब जिस यूज़र ने अभी लॉगिन किया हुआ है उसका यूज़र नेम जानना है तो सिर्फ आप लिखिए हु एम आई, पूरी डिटेल जाननी है उसके बारे में, टाइम, लॉगिन ID, मतलब टाइम जानना है, उसका यूज़र नेम जानना है, IP एड्रेस, तो हु लिखिए, सिर्फ आप हु टाइप कीजिए, वो आपको बता देगा। उसके बाद ID, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको करंट यूज़र या की ID जाननी है बेसिकली, तो कैसे आप जानोगे? अगर आप ID टाइप करते हो तो देखिए यहाँ पे जो ID है वो UID, ID या UID बोल सकते हो, UID मतलब यूज़र ID। तो UID जो है वो EC2 यूज़र है, सिंगल यूज़र है, उसकी ID 1000 है। ग्रुप ID होती है वो आपकी 1000 है, ठीक है। ग्रुप्स हैं 1000, जैसे ग्रुप्स 4 ADM, 10 व्हील, 190 सिस्टम, D जर्नल, 992 डॉकर, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपका और भी मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, अनकन्फाइंड है, और भी ऐसी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ग्रुप्स क्या होगा, देखो बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल एक यूज़र होता है, सिंगल यूज़र, और जैसे आप देखो अब ये EC2 यूज़र है, ठीक है, साथ में कि न्यू यूज़र है। अगर खाली मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सिंगल यूज़र है। अगर मैं रूट, EC2 यूज़र, न्यू यूज़र, इन तीनों को मिला दूँ तो ये एक ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर ही तीनों आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। अब उसके बाद जैसे आप देख रहे हो यूज़र ID, ग्रुप मेंबरशिप, ये सब दिखाता है। अब विच क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। अगर आपको जानना है कि आप कौन सी चीज़ पे हो, जैसे आप देखो विच आप लिखते हो तो आपको आपका पाथ बता देते हो, एक मिनट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिटेल बता दिया इसने, सारी डिटेल्स की विच के साथ आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमारा जो सिस्टम है इसमें मैं चेक करता हूँ, देखो पाइथन इंस्टॉल नहीं है बट फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको, विच पाइथन, देखो नो पाइथन, पाइथन है ही नहीं इसमें। अब मैं लिखता हूँ विच बैश, तो होगा, ठीक है। अब बैश दिखा दिया, जो बैश है वो बेसिकली किस पाथ पे है जो कि आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यूज़र, USR, बिन और बैश, ये दिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ विच CP, USR, बिन, CP के अंदर जो फाइल्स है उसका आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जो इस पाथ के अंदर जो चीज़ है उन फाइल्स का आप यूज़ कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो। अब सेम चीज़ वर्जन अगर आपको जानना हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ विच पाइथन, देखते हैं, पाइथन तो है नहीं लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, एक मिनट, डॉक्टर, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पाइथन नहीं था तो डॉकर ऐसे आप विच नहीं लगाओगे, अगर आपको सिर्फ जानना है कि वो चीज़ है या नहीं है सिस्टम में इंस्टॉल तो विच के साथ यूज़ करोगे। वर्जन चेक करना है तो जिस चीज़ का वर्जन चेक करना चाहते हो वो //वर्जन। अब डॉकर देखते हैं, डॉकर है, डॉकर का वर्जन दिखाती है, इससे डॉकर वर्जन 25.0.8 ये इसने दिखा दिया, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो ऐसे। अब सूडो का मतलब होता है जो सुपर यूज़र होता है, ठीक है, वो तो सारे सुपर यूज़र कौन होता है, सुपर यूज़र होता है आपका रूट यूज़र। अब रूट यूज़र जो है, जैसे आप देखो रूट यूज़र जो है वो सुपर यूज़र है,
लेकिन अब जैसे ये EC2 है, अब EC2 यूज़र है और एक नया यूज़र है, न्यू यूज़र। अब अगर आप EC2 यूज़र को अगर आप बोलेंगे कि आप ये इसका देखिए, आप EC2 यूज़र है, ये अपने एक रूम में मान के चलिए कि एक पूरा एक घर है, घर में एक EC2 यूज़र का रूम है, एक न्यू यूज़र का रूम है और एक रूट यूज़र सुपर यूज़र का रूम है। आप इसको बोल सकते हो कि किसी घर के अंदर तो फादर होते हैं, ठीक है, तो उनका जो ओहदा होता है बेसिकली वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उससे ऊपर ग्रैंडफादर का होता है। तो अगर फादर है या ग्रैंडफादर है वो सबसे ऊपर है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर EC2 यूज़र को कुछ भी काम करना है, जैसे कि उनको न्यू यूज़र के मतलब को निकालना है, ठीक है, या कहीं उनके रूट यूज़र जो सुपर यूज़र के रूम में जाना है, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको रूट यूज़र बनना पड़ेगा, या तो रूट यूज़र के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपको सुपर यूज़र के लिए सूडो का मतलब क्या होता है, सुपर यूज़र डू, ठीक है, मतलब सुपर यूज़र की तरह का, मतलब एक सूडो एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर आपको ये रूट यूज़र भी मिलेगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो ग्रुप मैंने अभी आपको दिखाया था, ग्रुप कमांड थी, हाँ, ये जो पूरी कमांड है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स जो हैं इसमें आपको सूडो भी मिलता है। तो सूडो से क्या होगा कि आप बता रहे हो उसको कि मैं भाई सुपर यूज़र की परमिशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ रन से कमांड एज अनदर यूजर टिपिकली एज अ रूट या एडमिन यूजर, सुपर एडमिन यूजर, ठीक है। अगर आपको शट डाउन करना है सिस्टम, सूडो के बारे में हम और भी आगे बात करेंगे, अभी सिस्टम लेवल कमांड हम देख रहे हैं। जब हम यूज़र लेवल कमांड पे आएंगे तो हम सूडो के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। अब शट डाउन क्या करेंगे, शट डाउन देखो, आप शट डाउन में दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। देखो, एक्सेस डिनाइड, मैं शट डाउन नहीं कर सकता इसको, ठीक है, क्योंकि मैं EC2 यूज़र हूँ, एक चाइल्ड यूज़र आप बोल सकते हो वो हूँ। अगर मैं सूडो के साथ जाऊँ तो क्या होगा, बट शट डाउन अगर मैं करता हूँ तो मुझे दोबारा ऑन करना पड़ेगा उसको। देखो, अब ये इससे क्या दिखाया, ब्रॉडकास्ट मैसेज रूट IP इतना, ये है द सिस्टम विल पावर ऑफ एट 8:35 शट डाउन शेड्यूल, यूनिवर्सल टाइम है, मतलब ये शट डाउन हो गया होगा। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ LS, अभी शट डाउन नहीं हुआ है, डेट अगर मैं लिखूँ तो 8:35:12 पे ही शट डाउन हो जाएगा। तो शट डाउन होगा तो उसके लिए हमें दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। ऑन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको शट डाउन होने देते हैं एक बार। बेसिकली देखो, क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, चाहे शट डाउन की कमांड हो, चाहे आपको एक कमांड इसमें रह गई है रिबूट, ठीक है। शट डाउन का मतलब हो गया कि आपको उसको सिस्टम को शट डाउन करना है, जैसे आप लॉग आउट करते हैं वैसा। अब आपको टर्न ऑफ करते हैं बेसिकली, जैसे आप विंडोज़ के सिस्टम में करते हैं। रिबूट सेम एज इट इज़ रीस्टार्ट की तरह काम करता है। देखो, अब ये शट डाउन हो गया। अब मुझे यहाँ से नहीं चलेगा वो, मुझे AWS को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद वो चलेगा। देखो, EC2 में मैं गया, इंस्टेंस में गया, स्टॉप दिखा रहा है। देखो, अब मैं इसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, अब स्टार्ट हो जाएगा, पेंडिंग में है। देखो, IP एड्रेस भी यहाँ से चला गया। जैसे ये IP एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा तो मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहोगे इतना टाइम लग रहा है, आप स्टार्ट करना शट डाउन करना सिखा रहे हो, फिर आप कुछ और सिखा रहे हो। देखो, अब एक चीज़ इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे इस चीज़ में ना, तो आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है, आपको ही थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप लर्निंग स्टेज में हो ना, तो उस टाइम पे अगर आप कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपको जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या आप उस रेस में होगे जब, तो आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, कम मतलब बेसिकली कम मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। देखो, अब IP एड्रेस ये होता है इसके अंदर
कि AWS हो या GCP हो, तो जैसे आप स्टॉप करते हो उसको दोबारा से स्टार्ट करते हो तो वो IP एड्रेस चेंज कर देता है। पब्लिक IP प्राइवेट सेम रहती है, पब्लिक चेंज कर देगा वो आपकी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें aws.pen EC2 user@ups 3.110.155.1.142। यस, ठीक है, कनेक्ट हो गया है। तो अगर आप देखो शटडाउन सेम काम करता है, सेम रिबूट भी अगर आप करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। IP चेंज नहीं होगी इसमें, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा सेम रिबूट अगर आप करते हो तो। बट रिबूट भी आप ऐसे नहीं कर सकते, डिनाइड है, सूडो के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा रिबूट। अब कुछ पैकेज मैनेजर होते हैं जो कि अलग अलग लिनक्स सिस्टम के लिए काम आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स के, उसके लिए अलग अलग पैकेज मैनेजर, उसकी अलग अलग कमांड्स होती है। ठीक है, जो कि आपको अपडेट करना हो, कोई सिस्टम अपडेट करना है, ठीक है, या कुछ इंस्टॉल करना है। ठीक है, खाली अगर आप ये सिस्टम जनरेटेड कमांड्स अगर आप देखते हो सिस्टम लेवल की जो कमांड्स हैं उससे काम नहीं चलने वाला। आप कुछ इंस्टॉल भी करोगे, ठीक है, अपने पैकेजेस को अपडेट भी करोगे, तो वो आप कैसे करोगे? देखो APT मैं आपको दिखाता हूँ। APT देखिए आप उबुंटू के लिए यूज़ होता है, ठीक है, आपका डिबिन के लिए यूज़ होता है। यम जो है CentOS अमेजोन लिनक्स जिस पर हम काम कर रहे हैं, अल्बा लिनक्स है उसके लिए यूज़ होता है। DNF होता है न्यू फेडोरा हेल CentOS के लिए। पैकमैन आर्च लिनक्स जो है, पोर्टेज जो आपका जिंटू जो है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब मैं APT दिखाता हूँ आपको, कमांड नॉट फाउंड, APT है ही नहीं। अब मैं आपको यम दिखाता हूँ। यम लिखोगे तो यम से सारी, क्योंकि यम इंस्टॉल है, अमेजोन लिनक्स है तो वो यम पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली जैसे हम यम की बात करें तो अमेजोन लिनक्स यम यूज़ करता है। तो देखिए सूडो परमिशन के साथ सुपर यूज़र यम अपडेट वाई मतलब यस। तो देखो ये अपडेट हो गई सारी डिपेंडेंसीज। अब डॉकर जैसे आपको पता है कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है, जैसे हमने विच डॉकर किया था तो आ गया था, जैसे विच डॉकर बिन के अंदर है, USR बिन डॉकर। अब हमें डॉकर को दोबारा से, अगर आपको वैसे इंस्टॉल करना है डॉकर, तो आप sudo yum इंस्टॉल डॉकर, कुछ आएगा नहीं, डिपेंडेंसीज रिजॉल्व कर देगा। सॉरी एक मिनट, sudo yum इंस्टॉल, सॉरी मुझे हाइफन नहीं लगाना था, डॉकर। हाँ, तो देखो पैकेज डॉकर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अगर आप सेम चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो, आप उबुंटू में करोगे तो आप APT के थ्रू करोगे। यम में अगर आप CentOS अमेजोन लिनक्स अल्मा लिनक्स इन पे करते हो तो यम के थ्रू करोगे। यू फेडोरा CentOS वगैरह पे करते हो तो मतलब CentOS क्या आता है, कुछ फ्लेवर्स होते हैं जिनमें यम भी चलता है, DNF भी चलता है, ठीक है। जैसे आपका DNF शायद आपका अल्मा लिनक्स में भी चलता है। पैकमैन आर्च लिनक्स जो होती है, पोर्टेज में Gentoo करके होता है, तो उनका यूज़ करके आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। आगे अब जो वीडियोज़ आएंगी उस पर हम देखेंगे, जब लिनक्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। रिमूव करना हो तो कुछ कमांड ही sudo yum रिमूव और डॉकर करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे एंटर करेंगे ये आपसे परमिशन मांगेगा रिमूव करने की। जैसे आप देखो ये येस और नो कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर येस करूँगा तो रिमूव कर देगा, सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज सब रिमूव कर देगा और ये पूरा रिमूव हो जाएगा। जितने देखो 9 पैकेजेस सारे रिमूव हो जाएंगे, बट मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर साथ में मैं अगर देखो DNF लिखता हूँ तो DNF भी है इसके अंदर, ठीक है। मतलब आप यम भी यूज़ कर सकते हो, DNF भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं APT लिखता हूँ, देखो APT नहीं आया। अगर मैं पैकमैन लिखता हूँ
देखो पैकमैन भी नहीं आया। तो पैकमैन, पोर्टेज, एपीटी, यम, डीएनएफ अलग अलग लिनक्स फ्लेवर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि मतलब एपीटी डाल के, यम डाल के, डीएनएफ डाल के कि किस आप बेसिकली जो आपका फ्लेवर है, अगर आपका उबुंटू है तो एपीटी यहाँ पे मेंशन ही है, आप गूगल भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र लेवल कमांड देखने वाले हैं। ठीक है, और उससे आगे हम कुछ और एडवांस कमांड देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।